नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो ये बिल्कुल आप करेक्ट क्लास में जो है वो अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम यहाँ पर एसएसटी के लिए जो है चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की। ये जो सेशन है इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो है चर्चा कर रहे हैं और ये सेकंड सेशन है इस टॉपिक का। इससे पहले हम इसका एक सेशन जो है वो कर चुके हैं। कल हमने इस टॉपिक को एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ा, क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 के माध्यम से, और आज हम इस टॉपिक को अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा देखो हमारा मुख्य जो बेस है वो तो एनसीईआरटी और आरबीएसई है, लेकिन जहां हमें खुद हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती है किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद, तो फिर हम उसको अदर तरीके से पढ़ते हैं, अदर सोर्स से पढ़ते हैं। तो आर्थिक विकास अगर हम किसी देश का जानना चाहते हैं तो उस देश के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इसको जानना बहुत जरूरी है। और भारत के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है पंचवर्षीय योजनाओं का। तो अगर हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेते हैं तो हम भारत के आर्थिक विकास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आज हम भारत की प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे और 1 से लेकर और 12 तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य तथ्यों पर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो ज्योति शर्मा जी, रिंकू जी, महक, लक्ष्मी, मूलचंदी, जयेश, जया सैनी, जितेंद्र, कुलदीप, करण, सरिता, मीरा, बबीता, आप सबका, अनिल राठौड़ और जितने भी हमारे साथी इस सेशन में अभी लाइव हैं, अफसार खान, सबका, रिंकू, आप सबका, और बाकी इस सेशन को जो ऑफलाइन देखते हैं उन सभी बच्चों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चर्चा करते हैं पहला यूनिट राष्ट्रीय विकास, और राष्ट्रीय विकास की चर्चा करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ। फिर कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की और परसों बात करेंगे मानव विकास की। ये दोनों टॉपिक प्रयास करेंगे कि कल ही पूरे करवा दें और कल ये यूनिट भी आपकी पूरी हो जाएगी। आपका जो रीट मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है एसएसटी का, उसमें से जितने भी नए टॉपिक हैं जो आपके नहीं पढ़े थे वो ऑलमोस्ट जो है वो हमने कर लिए हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक कर लिए हैं। 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो भी हम बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। शहनाज बानो कैसे हैं आप? रितेश शर्मा कैसे हैं? राजेश कुमार कैसे हैं? मंजू मीना जी स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। थोड़ा सा लंबा सेशन रह सकता है क्योंकि 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे आज, और ये टॉपिक आज कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है? तो अगर आप नोट करते हैं यानी लिखते हैं अगर, तो रजिस्टर निकाल के तैयार हो जाइए लिखने के लिए, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। लिखना सबसे बेस्ट है, ठीक है? लिखिए। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की आज जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि सर सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं किस देश में शुरू हुई? विश्व के अंदर सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से शुरू हुई? तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी वो एक अंग्रेज अधिकारी था, जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन था, जिसने 1928 में सोवियत संघ में जो है वो, सोवियत संघ में पहली बार जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया? लागू किया। तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन लिखो आप कि विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत सोवियत संघ रूस से हुई। पहला क्वेश्चन लिखो, विश्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत
योजनाओं की शुरुआत सोवियत संघ से हुई। सोवियत संघ से। और की किसने? जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था जोसेफ स्टॉलिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टॉलिन। और 1928 की ये बात है। ये पहला मोस्ट क्वेश्चन आपका, पहला लिख लीजिए, पहला मोस्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब देखिए, भारत में हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा सबसे पहले किसने करी, या भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जनक कह लीजिए कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया। देखिए, विश्वेश्वरैया योजना, पहली विश्वेश्वरैया योजना, भारत के आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत, भारत के आर्थिक नियोजन काल की शुरुआत विश्वेश्वरैया की 10 वर्ष के योजना के साथ हुई। श्री एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत में आर्थिक नियोजन नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में इन्होंने ये बताया कि हमें भारत के विकास के लिए 10 वर्षों की एक क्या बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, और 10 वर्षों में राष्ट्र की आय को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं। उन्होंने श्रम को कृषि पर आधारित हटाकर उद्योग आधारित करने का भी सुझाव दिया। फिर से समझिए, ये जो बात है वो आजादी से पहले की बात है। आजादी से पहले जब हम ब्रिटिश ताज के अधीन थे, तो एक अर्थशास्त्री कह लीजिए या विषय विशेषज्ञ कह लीजिए, एम विश्वेश्वरैया ने एक पुस्तक लिखी, भारत में आर्थिक नियोजन, और यह लिखी इन्होंने 1934 में। और इन्होंने इस पुस्तक में कहा कि हमें भारत के विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्ष का क्या बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, और इस 10 वर्ष के प्लान के जरिए हम भारत की राष्ट्रीय आय को 2 गुना कर सकते हैं। भारत में हम डबल जो है वो क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और इन्होंने सुझाव दिया कि हमें जो कार्य करना चाहिए वो कृषि के क्षेत्र की जगह पर, यानी उस टाइम जो थी वो भारत की लगभग 60 प्लस जनसंख्या, यानी 60% प्लस जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। तो इन्होंने कहा कि हमें कृषि में मेहनत करने की बजाय उद्योगों पर आधारित जो है वो श्रम को महत्व देना चाहिए, और उद्योगों का अगर हम बढ़ावा देंगे तो देश की आय 10 वर्षों में क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, भारत में नियोजन की बात करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, भारत में योजना की बात करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एम विश्वेश्वरैया। और कब? 1934 में। कौन सी पुस्तक लिखी? भारत का आर्थिक नियोजन। क्या कहा? 10 वर्ष में 2 गुना आय होगी। क्या सुझाव दिया कि हमें कृषि के स्थान पर औद्योगिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों ने भारत के विकास में कोई रुचि नहीं ली, और उनके सुझावों को महत्व जो है वो नहीं दिया गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रयास, राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना करने का, एनपीसी की स्थापना करने का प्रयास किया गया। अभी भी हम क्या है, अंग्रेजों के अधीन है। 1934 के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय योजना आयोग एनपीसी की जो है स्थापना होने की चर्चा हुई। बट विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाइए, और भारत की जो सेना है उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सहयोग करना चाहिए। तो शुरुआती ये जो कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, इसके कारण कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई, और जो है भारत में क्या स्थापना नहीं हो पाया, योजना आयोग की स्थापना नहीं हो पाई। इसके दस्तावेज बाद में आजादी के बाद 1948-49 में जो है वो जारी किए गए।
फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण हम सफल नहीं हो पाए। इसके बाद हम आजादी के थोड़े से समय पहले यानी 1944 के अंदर बॉम्बे प्लान आता है। क्या आता है? बॉम्बे प्लान भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। टाटा बिरला प्लान, इनको दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे देश के जो प्रमुख उद्योगपति थे, हमारे देश के प्रमुख जो उद्योगपति थे, वो सारे के सारे मुंबई में इकट्ठा होते हैं और प्रमुख 8 जो उद्योगपति थे उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक विशेषज्ञों की टीम बनाई और एक कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना। इस शीर्षक से इन्होंने जो है वो एक प्लान बनाया और इसका संपादन किया पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने। पुरुषोत्तम ठाकुर दास ने 1944 में, और इस मसौदे को, इस प्लान को ही क्या नाम दिया गया? बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना नाम दिया गया। और इस प्लान में यह कहा गया कि हमें 15 वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्या करना है? आउटपुट को 2 गुना करना है। यानी प्लान बनाया गया कि हमें 15 वर्ष की योजना बनानी है और उस योजना में हमें कृषि के विकास को डबल करना है। कृषि से जो आउटपुट निकल रहा है, कृषि से जो आय हो रही है, उसको हमें क्या करना है? 2 गुना करना है। 2 गुना किसने कहा? बॉम्बे प्लान में कहा, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया। बॉम्बे योजना का मुख्य सिद्धांत यह था कि अर्थव्यवस्था का विकास बिना सरकारी हस्तक्षेप और नियमन के नहीं हो सकता। आधिकारिक रूप से यह योजना कभी भी स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि 1944 में अभी भी हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे और देश में जो है वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो है वो जोर पकड़ रहे थे। तो ये योजना भी जो है वो सफल नहीं हो पाई। बॉम्बे प्लान भी फेल हो गया। अब तक 3 प्लान फेल हो गए। विश्वेश्वरैया का फेल हो गया, फिर आपका नेहरू जी का योजना आयोग की स्थापना करने का प्लान फेल हो गया, बॉम्बे प्लान भी फेल हो गया। अब देखिए, अब आता है आपका पीपल्स प्लान। कौन सा? पीपल प्लान या पीपल्स प्लान आता है। पीपल्स प्लान का मसौदा साम्यवादी नेता एमन रॉय ने कौन सा प्लान दिया था? तो एमन रॉय ने पीपल्स प्लान दिया था। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1944 में ही लाहौर की भारतीय परिसंघ ये उत्तर युद्ध परियोजना समिति की ओर से यह पीपल्स प्लान दिया गया और यह मार्क्सवादी समाजवादी दृष्टिकोण पर जो आधारित था और इसमें कृषि को प्रधानता दी गई, कृषि के विकास को महत्व दिया गया और कहा कि हमें कृषि का विकास करना है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है कि जब हम कृषि की ही बात कर लेते हैं कि किसान जाके खेत में, एक उसका खेत है 20 बीघा का और उसमें वो जो है वो 10 क्विंटल अनाज लेके गया और अनाज को ट्रैक्टर की सहायता से खेत में बो दिया और खेत में बोने के बाद बारिश होने के बाद वहां से बहुत सारी फसलें हुई और उस 10 क्विंटल जो अनाज उसने बोया था उसका 100 क्विंटल अनाज वो घर पे लेके आया। ये जो 100 क्विंटल वो घर पे लेके आया वही क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है ना। जब हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर की बात करें, हम अपने फोन को कहें कि मोहनलाल को फोन मिलाओ तो फोन मिला देता है कि नहीं मिला देता, है ना। तो वो आउटपुट है। जब हम कोई काम करने के लिए कोई क्रिया करते हैं और उस क्रिया का परिणाम निकलता है। आज आप रीट में सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप इनपुट कर रहे हैं और फिर जब आप पेपर में जाएंगे तो आपका आउटपुट होगा। और अगर आउटपुट अच्छा रहा, अगर आउटपुट बेहतरीन रहा तो आपका आउटपुट शानदार अगर रहेगा तो आप वर्ष 2023 में सरकारी अध्यापक पद पर होंगे। ये आपका आउटपुट होगा।
इतनी स्पीड के साथ लिख नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने सारी लाइनें जो महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको याद रखना है, मैंने हाईलाइट कर दी है। इस सेशन के समाप्त होने के 10 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और फिर उस पीडीएफ से लिख लीजिए। हमने आपके लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं, बिल्कुल भी घबराने की आपको बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद आती है गांधी योजना। पीपल्स प्लान के बाद गांधी योजना आती है। कौन सी योजना आती है? पीपल्स प्लान की अस्वीकृति के बाद या असफलता के बाद गांधी प्लान आते हैं। ये भारत के अलग अलग जो क्या है अर्थशास्त्री हैं या भारत के अलग अलग जो है वो विद्वान हैं जो अपने अपने प्लान दे रहे हैं, क्योंकि देश आजाद हुआ है और एक प्लान की आवश्यकता है। ठीक है, अभी देश हालांकि आजाद हुआ नहीं है, आजादी की कंगार पर है। गांधी योजना का मसौदा एमएन अग्रवाल ने तैयार किया। पहली बात तो एसएन अग्रवाल ने तैयार किया 1944 में वृद्धा वाणिज्य कॉलेज के सिद्धांत पर, और इसमें आत्मनिर्भर गांव के साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना को जो है वो मुख्य रूप से आधार बनाया। और इस योजना में कृषि पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया। जहां भी औद्योगिकरण की बात कही गई, वहां सूत और ग्राम स्तर पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि गांधी योजना में किस पर मुख्य रूप से बल दिया गया था? कृषि के विकास पर बल दिया गया था। गांधी प्लान में या गांधी योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया। ठीक है, फिर आता है सर्वोदय योजना। गांधी योजना के बाद सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने 1950 में जो है वो इसका मसौदा तैयार किया। गांधी योजना और विनोबा भावे के आत्मनिर्भरता सिद्धांत पर आधारित थी ये, और इसमें कृषि के साथ लघु उद्योग और कपास उद्योग पर जोर दिया गया। इसने विदेशी तकनीक के प्रयोग को कम करने और आत्मनिर्भर होने तथा भूमि सुधार और विकेंद्रीकरण की भागीदारी नियोजन को लागू करने पर बल दिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है जो आप ये सर्वोदय योजना पढ़ रहे हैं ना। ये सर्वोदय योजना में ये कहा गया, गांधी जी की जो योजना थी, विनोबा भावे के जो विचार थे, इसके आधार पर जयप्रकाश नारायण ने 1950 में इसको तैयार किया और कहा कि हमें कृषि पर बल देना चाहिए। हमें कृषि पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। इस बात पे इन्होंने जोर दिया। इसके बाद देश चूंकि आजाद हो चुका है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति ईपीसी गठित की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1948 में समिति ने योजना आयोग के गठन की क्या कर दी? सिफारिश कर दी। यह एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिस पर 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने का दायित्व है। और इस प्रकार 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग का गठन होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के विकास पर फैसले लेने और चिंतन करने वाला शीर्ष निकाय बनता है। यह भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से मंजूरी देता है। योजना आयोग का कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देना, है ना, यह कार्य है। और 5 वर्ष का ये क्या बनाता है? प्लान बनाता है। ठीक है, ये हो गया पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास कि पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कैसे हुई। हमने आपसे एक बात कही थी कि आप अगर कोई टॉपिक हमारे साथ पढ़ते हो तो उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारा यही लक्ष्य रहता है। इसीलिए देखो, हम इस टॉपिक को 2 बार करवा रहे हैं आपको। पहले हमने आपको एनसीईआरटी से करवाया कल एनसीईआरटी से, अब हम बिना एनसीईआरटी के भी करवा रहे हैं। टारगेट है कि एक टॉपिक को जब हम पढ़ें, समय चाहे ज्यादा लग जाए, 2 दिन की जगह 3 दिन लग जाए, 2 घंटे की जगह 3 घंटे ही तो लगेंगे, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी में टॉपिक करा और हमसे कुछ तथ्य छूट गए या डाटा छूट गए, या हमने तो बस ठीक है को टॉपिक करवाने हैं, सिलेबस पूरा करवाना है तो करवा दिए, अब हमें कोई लेना देना नहीं पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसे सिलेबस करवाना हो तो सिलेबस आपका 2 महीने लगे ही नहीं।
टारगेट ये रहता है कि या आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो इस तरीके से हम पढ़ें कि अब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन बाहर ना चला जाए, फिर हमारा पढ़ना बेकार है। हम कोई टॉपिक पढ़े और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया और पेपर में वो क्वेश्चन हमें नहीं आया तो फिर हमारा पढ़ना बेकार, कोई काम का नहीं। तो इसीलिए हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, यहां आप जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस परिवार में जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, पूर्णतः जिम्मेदारी है कि आप जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वो टॉपिक आपका निश्चित तौर पर जो है वो बेहतरीन होगा और आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फीस दे के भी पढ़ रहे हैं। आप तुलना कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जगह अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी तुलना कीजिएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, बाकी जगह कैसे पढ़ाया जा रहा है, और फिर आपका मन इधर वाला, ये इधर ये ना मन, ये जिसे दिल भी कहते हैं, ये आपको क्या कहे उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। योजना आयोग के इतिहास को पढ़ा। अब देखिए योजना का नाम देखो, शुरुआत 1951 से होती है पंचवर्षीय योजना की। किसके द्वारा शुरुआत की गई? भारत सरकार के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना 8 जुलाई 1951 को। कुल पंचवर्षीय योजना 13 बनी है। योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को करा समाप्त और उसके स्थान पर किसकी स्थापना कर दी? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है 1 जनवरी 2015 से। और उद्देश्य क्या है? नए रोजगार प्रदान करना, कृषि विकास, अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना। लाभार्थी कौन है? सभी वर्ग के लोग, यानी पूरा देश। श्रेणी केंद्र सरकार की योजनाएं होती है इसमें। और इसकी ओल्ड वेबसाइट जो थी वो कौन सी थी? प्लानिंग कमीशन .gov.in। और अभी वर्तमान में जो नीति आयोग की वेबसाइट है वो क्या है? न्यू वेबसाइट नीति.gov.in। कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, पूछ लेता है नीति आयोग की वेबसाइट क्या है बताओ, तो नीति.gov.in है। बस अब एक एक योजना को पढ़ लेते हैं। एक एक योजनाओं में क्या था पहले छोट में देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया। बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कराई गई, जैसे कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, इस तरीके की। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 थी, औद्योगिक विकास की नीति को अपनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 थी, अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 थी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 थी, गरीबी कम करने के प्रयास किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 थी, देश की आर्थिक विकास और गरीबी खत्म करने के लिए प्रयास किए गए। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ऐसे क्वेश्चन याद रखना आप, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, गरीबी को मिटाने के लिए, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना इसका उद्देश्य था। पंचायत नगर पालिका मानव संसाधन की नींव और अधिक मजबूत बनाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक रही। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। और 13वीं पंचवर्षीय योजना जो अब पंचवर्षीय नहीं रही है, 13वीं योजना जो रही वो रही 2017 से 2035 तक, जो कि 15 साल का खाका है। नीति आयोग द्वारा इसका चयन किया गया। ये 13 योजनाएं हैं, जिसमें से 12 योजनाएं क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बहुत जल्दी करवा दिया, ये क्या करवा दिया? ये बेसिक है, इसमें बेसिक चीजें हैं। अब एक एक योजना को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखिएगा यहां आएगा असली मजा आपको। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं।
वो तो मैंने एक सारणी में आपको बस थोड़ा सा बताया है कि किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं थी और उनका मुख्य लक्ष्य क्या था। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक थी, इसकी चर्चा करते हैं। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। याद रखना है, मोस्ट है, मैं जहां पर मोस्ट लिख रहा हूं वो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रोडक्शन, सिंचाई पर जो है मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। ठीक है, यह योजना सफल साबित हुई। इस योजना का जो लक्ष्य था उससे उसको बढ़ोतरी मिली। कृषि का उत्पादन 3.6% दर से जो है वो बढ़ा। इसके अंदर मुख्य रूप से भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड योजना, मेटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजना इसमें जो है शुरू हुई। यानी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का इसमें जो है क्या हुआ? शुरुआत हुआ। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत होती है। इसमें जितनी भी लाइनें हाईलाइट की है रेड कलर से वो सारी मोस्ट है। जितनी लाइनें हाईलाइट की है सारी की सारी मोस्ट है। पहली पंचवर्षीय योजना हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक और बात लिखो, इस पंचवर्षीय योजना में यानी पहली पंचवर्षीय योजना में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना में भारत में 5 आईआईटी संस्थानों की स्थापना की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली और यह महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना, कल पूछ भी रहे थे बहुत सारे बच्चे, महानलोबिस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में औद्योगिक उत्पादों और तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला ये मोस्ट हैं। इन 3 औद्योगिक संस्थानों की, इस्पात संस्थानों की स्थापना की गई। भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला। किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुरा और राउरकेला की स्थापना की गई थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि ये जो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ये जो भिलाई है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो लिख देना, बता देना कि भिलाई और जो बोकारो है इसकी स्थापना की गई थी सोवियत संघ रूस की सहायता से। राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुरा स्टील प्लांट की यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य था 4.5% विकास करना, विकास दर 4.5 रखना और इसको सफलता भी मिली लेकिन थोड़ी सी कम मिली, 4.27% इसको जो है वो विकास दर है प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 66 तक। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग पर जो है वो मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। यह योजना गाडगिल योजना के नाम से भी जानी गई। गाडगिल योजना के नाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना जानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादन में 30% तक वृद्धि करना था।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का 30% तक वृद्धि करना था, किसमें? राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पाद में। लेकिन 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, और जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो पीछे से पाकिस्तान ने भी आक्रमण कर दिया 1965 में। तो 62 और 65 की लड़ाई हुई, और जब भी किसी देश के साथ किसी देश का युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा क्या होती है? प्रभावित होती है। उस देश की अर्थव्यवस्था का पर बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। और इसके साथ ही भारत में अकाल पड़े, खराब मौसम के कारण भारत का जो है वो कृषि उत्पादन घटा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि उत्पादन और विकास दर जो घटी, और हमारा लक्ष्य तो था कितना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.6% विकास करना, लेकिन हमारा विकास कितना हुआ? युद्ध के कारण और अकाल के कारण मात्र 2.4% ही जो है वो हमारी जो है वो विकास दर रही। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हम भारत और पाकिस्तान और भारत चीन का युद्ध हुआ, या किस पंचवर्षीय योजना को हम सबसे असफल मानते हैं? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल मानते हैं, और असफलता का कारण था युद्ध। क्या था असफलता का कारण? युद्ध असफलता के कारण थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख के बताएं। आपके जो कमेंट है, आपके जो सुझाव है, आपके द्वारा जो मोटिवेशन, देखो हर चीज के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप जब हम कोई सेशन करते हैं, उस सेशन को करने के लिए घंटों तैयारी करनी पड़ती है, और जब आप उस सेशन को देखते हैं तो आपको हमने जो घंटों पढ़ा उसका सार आपको मिलता है। बट इस दोनों कड़ियों को जोड़ने वाला, यानी हमारा घंटों मेहनत करना और आपके समय को बचाना, इसके बीच में एक छोटी सी कड़ी आती है, वो आता है मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कैसे आता है? जब आप ये कहते हैं कि गुरुजी आपने पढ़ाया, हमें अच्छा लगा, या फिर आप सुझाव देते हैं कि आपने हमें पढ़ाया, हमें अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीजों में हम और सुधार कर सकते हैं। अगर हम इस टॉपिक को ऐसे करें तो और अच्छा हो सकता है, इसमें यहां सुधार की गुंजाइश है। हम ये नहीं कहते कि आप प्रशंसा करो, हम ये चाहते हैं कि आप कहो तो शुरू कुछ, है ना? चाहे प्रशंसा करो, कमी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन आपके जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि आपको चीजें सही लग रही है, आपके लिए चीजें कामयाब है, आपकी सफलता में ये चीजें आपका सहयोग करेगी। क्योंकि भाई हम घंटों यूज कर रहे हैं, हम आपका भी समय ले रहे हैं, अपना भी समय लगा रहे हैं, तो उसका कुछ आउटपुट तो आना चाहिए ना, आना चाहिए। और आउटपुट कैसे आएगा? आप मेरे से ज्यादा विषय विशेषज्ञ हैं, मैं अकेला व्यक्ति एक कमरे में बैठ के सारे डाटा तैयार करता हूं, मुझे जितना मेरा दिमाग कहता है उस अकॉर्डिंग मैं इस डाटा को तैयार करता हूं। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे इसको देखते हैं, और जब आप देखते हैं तो इससे एनालाइज भी होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूं वो कितना हद तक सही है। तो इसीलिए आप हमेशा मूल्यांकन करता रहे मेरा, आप मेरा मूल्यांकन करते रहे, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं, मेरे से ज्यादा आप समझदार हैं। तो इस मूल्यांकन के आधार पर आप हमें फीडबैक देते रहें, आप हमें हमारी कमियां बताते रहें, और जहां जहां सुधार की आवश्यकता है बिल्कुल आप कहते रहें। इससे क्या होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो और बेहतर बनता जाएगा, और हम आपके लिए और बेहतर कार्य करेंगे, और आपकी सफलता में जितना ज्यादा हमसे योगदान दिया जाएगा निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल हो गई। इससे देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और हमने पंचवर्षीय योजना को रोका कि यार पंचवर्षीय योजना को रोको एक बार, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, युद्ध के कारण बहुत स्थिति बिगड़ गई। और इसीलिए हमारे देश में प्लान हॉलीडे यानी योजनाओं का अवकाश, योजना अवकाश काल आया। क्या आया? योजना अवकाश काल, योजना अवकाश काल आता है, और इसे क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे। 1966 से 1969 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलीडे घोषित करती है। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनी। कौन कौन सी? 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69।
ये 3 जो है वो क्या बनी, वार्षिक योजनाएं बनी। ठीक है, और कृषि इससे संबंधित गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र के जो है वो समान इनके विकास को प्राथमिकता जो है वो दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, अब देखो 3 वर्ष तक हमारी योजनाएं रुकी रही, हमने वार्षिक योजनाएं बनाई और फिर धीरे धीरे देश संभला और इस तरीके से हमने सोचा कि हमें सबसे पहले कृषि का विकास करना है। और हमने कृषि का विकास करने के लिए भारत में हरित क्रांति का आगाज किया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ, या हरित क्रांति का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा इसमें 14 राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया गया। जो 14 बैंक थे, जो 14 निजी बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, सॉरी निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इस योजना की लक्ष्य वृद्धि जो थी वो 5.6 थी, लेकिन वास्तविक दर जो थी वो 3.3 थी। यानी उद्देश्य तो रखा गया था कि हमें 5.6% जो है वो डेवलपमेंट करना है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट हुआ वो 3.3% ही हुआ। 2 बातें याद रखना है, हरित क्रांति किस योजना में हुई, चौथी, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1947 से 1978, सॉरी 1974 से 1978 तक। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा दिया गया, मुद्रास्फीति की जांच की गई, गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ का नारा भी इसमें दिया गया। यह अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, 5वीं में। ठीक है, और न्याय पर जोर दिया गया इसमें। योजना का मसौदा तैयार किया था राजनायिक डीपी धर। तो ये जो योजना थी वो किस पर आधारित थी, डीपी धर के प्लान पर आधारित थी। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। इसमें यह उद्देश्य बनाया गया कि एक तो हमें रक्षा से संबंधित यानी सैनिक उपकरणों का क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा विकास करना है, यानी सेना को मजबूत करना है, ताकि आगे भविष्य में कभी भी युद्ध जैसी स्थिति हो तो हमारा देश खड़ा रहे। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली यानी नेशनल हाईवे एनएच का जो डेवलपमेंट हुआ, एनएच की जो शुरुआत हुई वो भी इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया इसके अंदर। फिर आती है आपकी जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जनता पार्टी की सरकार आते ही चौथी पंचवर्षीय योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है कौन सी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना बीच में ही बंद कर दी गई, बीच में ही बंद कर दी गई। तो ये कौन सी थी बताओ, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना, 5वीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने तय समय से पूर्व बंद कर दी गई थी। सरकार बदल गई, और सरकार बदलती आपको पता है सब कुछ बदल जाता है, योजना भी बदल दी गई, यानी 1978 में इसको बंद कर दिया गया। इसका जो लक्ष्य था वो 4.4 था, और इसकी विकास दर भी 4.4 रही। इसके बाद जो है वो सरकार, इस समय क्या था, इस समय देश की हालत, थोड़ा राजनीतिक हालत ठीक नहीं थे। इस समय देश के अंदर आपातकाल जैसी सिचुएशन थी, इंदिरा गांधी का शासन था, बीच में इंदिरा गांधी हट गई, जनता सरकार की जो है सरकार बनी, और फिर जो है जनता सरकार टूट गई, ज्यादा दिन तक चली नहीं। फिर जो है वो अगली पंचवर्षीय योजना बनाई गई, लेकिन उसको भी बीच में ही हमें रोकना पड़ा, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा इस समय जो है अस्थिर रही। और फिर हम रोलिंग प्लान लेके आए 1978 से लेकर 80 के बीच में। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। नई 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से लेकर 83 तक पेश की गई।
राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद जो है वो योजना को फिर से खारिज कर दिया, यानी छठी पंचवर्षीय योजना को बनने से पहले ही क्या कर दिया, सरकार बदल गई। पहले जनता दल की सरकार आई तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया, फिर जनता सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया और सरकार गिर गई और कांग्रेस की सरकार आती है और फिर उसने छठी पंचवर्षीय योजना को भी बंद कर दिया। इसके बाद पहली वाली योजना यानी रोलिंग योजना के नाम से इसको जाना जाता है, यानी लगभग 1980 के करीब करीब जो है वो क्या रहा, रोलिंग प्लान का टाइम रहा, 1978 और 80 के बीच 3 साल तक। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोलिंग प्लान की अवधारणा दी थी गुन्नार मिर्डल ने। यह भी अच्छा मोस्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। और फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। यह जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट है, 10 बार मोस्ट लिखेंगे तब भी कम है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में होती है। इसके बाद देखिए, यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। इस योजना का लक्ष्य जो था वो 5.2 था और हासिल हुआ 5.4, यानी ये सफल योजना रही छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। पांचवी यह पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य था आर्थिक व अनाज की उपलब्धता में वृद्धि करना। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई। लक्ष्य जो था वो 5% था और प्राप्ति हुई 6.1%। सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। इसके बाद वार्षिक योजना आई। वार्षिक योजना क्यों आई, 1989 और यानी 1989, 91, 92, क्योंकि इस समय देश की जो राजनीतिक स्थिति थी एक बार फिर से बिगड़ गई थी। देश में आपातकाल की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, मीरा जी इतना समय नहीं है कि आप 7 दिनों में 1 दिन क्लास में आए और मैं आपको टॉपिक बताता रहूं यहां पर कि ये टॉपिक करवा दिया है, तुम जल्दी से जाके पढ़ लो। अगर आपको पढ़ना है तो रोज क्लास में आइए आप और क्लास में आके पढ़िए, कोई रोक थोड़ी रहा है। अब मैं अगर एक एक बच्चे के ऐसे पर्सनल जवाब देता रहूंगा, आप जब भी मुख आंखें खुलती है क्लास में आते हो। देखो, पढ़ाई होती है रेगुलरिटी से, पढ़ाई होती है निरंतरता से। निरंतर क्लास में जो बच्चा आएगा ना वो ही सफलता तक पहुंच पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में, आप चाहे कोचिंग में पढ़िए, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, घर पे बैठ के पढ़िए, जब तक आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी, चाहे कितना भी पढ़ लेना, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के जवाब दूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो टॉपिक के बारे में, मैं आपको जवाब दूं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको जवाब दूं। बाकी ऐसे क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए मैं आपके प्रति लायबिलिटी नहीं रखता हूं। रोज क्लास में आइए, क्लास लीजिए। अगर आप रोज नहीं आना चाहते तो अपनी मर्जी से आइए और सारी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप जाके कभी भी देखिए। राष्ट्रीय विकास केवल योजना है क्या? राष्ट्रीय विकास में योजना ही तो होगी। राष्ट्र का विकास कैसे हुआ, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, 1947 में जब हम आजाद हुए, उससे लेकर और आज तक हमने क्या किया, क्या किया हमने, यही तो हमारा विकास है, यही तो राष्ट्रीय विकास है। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? 2 बार पढ़ा रहा हूं, शायद ही कहीं आपको किसी टॉपिक को 2 तरीके से पढ़ाया जाए। हमने पहले आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया,
हमने आपको पहले एनसीईआरटी से पढ़ाया, हम अब आपको योजनाएं भी पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कुछ भी कम ना रह जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं। नहीं मेरी बहन, मैं ऐसे जवाब क्या दूं बताओ? ऐसे मैं जवाब देता रहूंगा तो मैं क्लास कब तक करूंगा? आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सर सिलेबस में टॉपिक है क्या? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? सर ये टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम का है क्या? आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? ऐसे क्वेश्चनों के जवाब तो नहीं दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, निरंतरता रखें। हम तो ये चाहते हैं कि आप सफल हो। हमारी बातें कुछ कड़वी लग सकती है लेकिन हमारा उद्देश्य आपकी सफलता ही है। वार्षिक योजनाएं देखिए, राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है वो इस अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई। 1990-1992 के बीच अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं बनी। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार का काफी ज्यादा संकट हो गया था। यानी भारत के पास, हमने पढ़ा था उदारीकरण के समय कि भारत की स्थिति ऐसी आ गई थी कि एक सप्ताह का जो है उसको आयात करने का ही पैसा बचा था। यानी केवल एक अरब अमेरिकी डॉलर का ही भंडार भारत के पास बचा था। यानी आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज्यादा हो गई थी और भारत जो है वो लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। कब? 1990 के अंदर। और फिर हमने 1991 के अंदर क्या किया? हमने 1991 में मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, अर्थात मनमोहन नीति के तहत भारत में उदारीकरण की जो है वो शुरुआत हुई। भारत में जो है वो उदारीकरण को, वैश्वीकरण को अपनाया गया। उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। तो अगर मीरा जी हमारी बात मोटिवेट करती है तो बिल्कुल देखो मेरी बहन, आप, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई हमारी दुश्मनी है, लेकिन क्या है कि जब आप मेरी जगह खड़े होगे ना, आप जब अभी अध्यापक बन के, अध्यापिका बन के क्लास में जाओगे और आप आधे घंटे से पढ़ा रहे हो, आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हो और बच्चा आपको कहेगा मैडम जी थे कौन सा टॉपिक पढ़ाओ, तो थाने बिल्कुल चोखो को लागो। अच्छा नहीं लगता है ऐसे कोई पूछता है तो कि कितने टॉपिक करवा दिए। इसका अर्थ क्या है कि पढ़ने वाले की लापरवाही है। ऐसे फिर मन जो खट्टा खट्टा हो जाता है। इसीलिए आपको ये बात कही है, कड़वी लग सकती है लेकिन कड़वी दवाई भी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो हमारा अच्छे से इलाज करती है। उदारीकरण की शुरुआत हुई किस पंचवर्षीय योजना में? उदारीकरण की शुरुआत हुई, बोलिए किस पंचवर्षीय योजना में उदारीकरण की शुरुआत हुई? पहला ऑप्शन छठी, दूसरा ऑप्शन 7वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में निजीकरण उदारीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो किसी में नहीं हुई। ये वार्षिक जो प्लान थे उनमें हुई। किसमें हुई? 1 वर्षीय प्लान में हुई। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के मध्य। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसका विकास दर जो था वो लक्ष्य तो था 5.6 और प्राप्त हुआ 6.8। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी को कम करने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी पर जो है वो मुख्य फोकस रखा, न्याय और समानता को विकसित करने का प्रयास किया और सभी लोगों के लिए भोजन और पोषण मिले ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया। वृद्धि दर जो थी वो 6.5 थी और प्राप्त हुई 5.40%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक और इसका जो जीडीपी दर था वो था 7.7%। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। देखो हम 1950 से ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में गरीबी मिटे और रोजगार बढ़े और आज 2022 में है, ना तो गरीबी मिट पाई है और ना ही रोजगार बढ़ पाए हैं। 1950 से हम प्रयास कर रहे हैं, 1950 से हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है,
योजना के दौरान जो है वो प्रतिशत 7 से 5 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। और शिशु दर है, मातृ दर है, इनको कम करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय है कि भारत ने उच्च यानी 7% से अधिक जो है वो वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 7% औसत सालाना, और जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 8.1 थी, और जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 7.3% वास्तविक वृद्धि दर रही। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक, इसका जो लक्ष्य था 8% था, 8% से बढ़ाकर 10% रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना से इसे 10% बनाए रखना था, और 2016 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। राजीव गांधी आर्य योगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, और 70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई, लेकिन हो नहीं पाए होंगे शायद। शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना था, 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना, और 6.5% से अधिक वनावरण करना, यानी देश में वनावरण यानी वनों की जो है ढकी हुई भूमि, इसको 6.5% तक बढ़ाना। ठीक है। और 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना, और 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 पहुंचना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक रही। इसका लक्ष्य रखा गया था 8.2%, और कृषि में 4% वृद्धि करना, गरीबी को 10% कम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास को इसमें मुख्य रूप से केंद्र माना गया। फिर जो है वो सरकारें बदल गई। 2014 के बाद जो है वो हमारी भाजपा की सरकार आ गई। इसने जो है वो योजना आयोग को समाप्त कर दिया। इसने कहा कि अब नया भारत बनेगा, नया इंडिया आएगा। और इस हालांकि योजना आयोग को समाप्त करना भी ऐसा नहीं है कि योजना आयोग में भी बहुत सारी कमियां थी। योजना आयोग जो बना था वो 1950 के दृष्टिकोण से बना था, और इसमें आधुनिकता की कमी थी। इसीलिए योजना आयोग को कन्वर्ट करते हुए इसे क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग ने जो है वो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 15 वर्ष के प्लान बनाने शुरू किए। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के प्लान बनाने के शुरू किए। ठीक है। तो अब देखिए, नए भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन क्यों हुआ? तो केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की गई। नीति आयोग योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक यानी विचार करने वाला थिंक टैंक यानी फोरम की तरह काम करेगा, और इसमें 5 साल की योजना को लागू किया है और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को आवंटित करेगा। नीति आयोग के अंदर 29 राज्य, 7 अब तो राज्यों की संख्या बढ़ गई है, और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है इसके रहेंगे। एक इसमें डिप्टी चेयरमैन, विशेषज्ञ टीम और प्रधानमंत्री इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। और योजना आयोग नीति आयोग के विपरीत राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करेगा। और नीति आयोग का गठन, योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था और सभी शक्तियां केंद्रित थी उसमें, और नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया, और वहीं राज्यों की भागीदारी भी इसमें बढ़ी है। यानी नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजना बनाने के अलावा 15 वर्षीय योजना बनाता है, और 15 वर्ष का विजन देखता है कि हमें अगले नेक्स्ट 15 वर्ष में क्या करना है। तो अभी जो हमारी योजना चल रही है वो 2017 से 2035 वाली चल रही है। तो हाँ, 15 साल का। लेकिन हमें 15 साल वाली योजनाएं पढ़नी नहीं है, हमें पंचवर्षीय योजना जो पढ़नी है वो 2017 तक की पढ़नी है। और ये टॉपिक आपका हो गया है पूरा।
जी प्रिय यादव जी और जय मीरा सैनी जी, आपको अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हमने सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी है और प्रत्येक सेशन यानी प्रत्येक हमारी जो क्लासें हैं उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको एसएसटी पढ़ना है, एसएसटी की प्ले लिस्ट में जाके देखिए। मनोविज्ञान पढ़ना है, मनोविज्ञान की प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और जो भी आपको समस्या आ रही है आप हमें कमेंट करें, हम बताएंगे, आपको टॉपिक भी बताएंगे। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हम प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखेंगे। और अगर हमारी बातों का आपको किसी को भी बुरा लगे हो तो भैया हम आपसे जो है वो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्षमा प्रार्थी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप सब मेहनत करें। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो है वो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिले। आप मेहनत करें। हम केवल एक ही भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको, हमें कोई लेना देना नहीं है। एलडीसी की भर्ती आएगी, पटवारी की आएगी, किसी की भी आए, हम कोई लेना देना नहीं रखते। हम रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक रीट की मुख्य परीक्षा नहीं हो जाएगी हम इसी की चर्चा करेंगे, इसी की क्लासें रखेंगे। आप हमारे इस परिवार में देख लीजिए, हम कभी भी दूसरी भर्ती की बात ही नहीं करते हैं। हम जिस भर्ती की तैयारी करवाते हैं केवल एक भर्ती यानी एक परीक्षा और एक की ही तैयारी करवाते हैं। इसीलिए तो हमने कोई ऐप नहीं बना रखा है, इसीलिए हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। केवल आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और परिवार का सदस्य मानने के नाते, आपके छोटे या बड़े भाई के नाते हम आपका केवल मात्र सहयोग करते हैं। और अगर आपको यह सहयोग अच्छा लगे तो बस आप बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।